नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा और आप देख रहे हैं जन टीवी। खबरों पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया योग। ऋषिकेश में 25 देशों के योगाचार्य और साधक हुए शामिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी का गैरसैंण दौरा, भराड़ीसैंण में सेब के पौधों का किया निरीक्षण। स्थानीय लोगों और युवाओं से की मुलाकात। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किया योग। हेलीकॉप्टर हादसों पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। सरकार को ठोस नीति बनाने के दिए निर्देश। कहा कंपनियों को हानि होनी चाहिए मौसम की जानकारी। हरिद्वार के ARTO ऑफिस में टोकन व्यवस्था लागू। अधिकारी ने खुद ही तैयार किया सॉफ्टवेयर, लोगों को मिलेगी सुविधा। ग्यारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर द्रौपदी मुर्मू ने जो है योग किया है। आपको बता दें कि 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देहरादून में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन के अलावा एजेंसियां मुस्तैद रहीं। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड योग और अध्यात्म का केंद्र है। योग विश्व के हर एक व्यक्ति के लिए लाभकारी होगा। यही नहीं, योग एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ने के साथ ही एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का काम भी कर रहा है। योग पद्धति को सही और सरल तरीके से जन समूह और जन सुलभ बनाना योग से जुड़े संस्थानों का दायित्व है। योग की शिक्षा किसी संप्रदाय या पंथ से जुड़े नहीं है। कुछ लोग भ्रांतिवश योग को किसी विशेष संप्रदाय से जोड़ते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योग स्वस्थ जीवन जीने की कला है, जिसे अपनाने से मनुष्य के शरीर, मन और समग्र व्यक्तित्व को लाभ मिलता है। आज का दिन एक सिंबलिक रूप में योगाभ्यास किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन मैं सबको अनुरोध करना चाहती हूँ, योग ऐसा चीज है जैसे कि हम खाना पीना सोना एक नित्य कार्यक्रम जिंदगी जीने के लिए चाहिए। मुझे लगता है योग भी जिंदगी जीने का एक हिस्सा बनाना चाहिए। तो वहीं उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित योग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। यहां कई देशों के राजदूतों ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया और आपको बता दें कि गैरसैंण में पहली बार योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने योग किया। मैं इस भराड़ीसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी में आप सभी का आज इस अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। हमारे बड़ी संख्या में पिछले 2 दिनों से लगातार इस कार्यक्रम को एक पूरे दिव्य स्वरूप में प्रस्तुत करने वाले हमारे मीडिया के सभी मित्र जो लगातार हमारे इन कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं,
उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। योग के माध्यम से मानवता की सेवा कर रहे आदरणीय स्वामी श्री भारत भूषण जी का, उनको भी मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। और जो हमारे प्राचीन योगिक परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं, जिनको सच में शब्दों में कहना थोड़ा कठिन है। मुझे आज प्रसन्नता हो रही है कि आज हमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी महानुभावों का, सभी अतिथियों का यहाँ पर आज सानिध्य प्राप्त हो रहा है। वास्तव में आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति ने इस योग दिवस के आयोजन को वैश्विक गरिमा प्रदान करने का कार्य किया है। तो जैसा कि आपने देखा, पुष्कर सिंह धामी ने जो है योग किया, तो वहीं ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का संदेश गूंजा, जहां गंगा घाट से वैश्विक योग महोत्सव शुरू हुआ। कार्यक्रम में भारत समेत अमेरिका, जापान, कनाडा, फ्रांस, ब्राजील, यूके सहित 25 देशों के योगाचार्य और साधक कार्यक्रम में शामिल हुए। गंगा घाट पर पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती, साध्वी भगवती सरस्वती और संत समाज ने योग किया। उत्तराखंड के रामनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई जगहों पर योग शिविरों का आयोजन किया गया। कोसी बैराज पर आयोजित योग शिविर में लोगों ने उत्साह के साथ योग किया। आपको बता दें कि आज योग इंसान के शरीर की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है। जिस प्रकार शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां जन्म ले रही हैं, उसका इलाज योग भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में मॉर्निंग वॉक के दौरान परिसर में लगे सेब के पौधों का उन्होंने निरीक्षण किया। ये पौधे न केवल उत्तराखंड में सेब की खेती की अनुकूलता को दर्शाते हैं, बल्कि एप्पल मिशन के अंतर्गत चल रहे अभूतपूर्व कार्यों का भी प्रमाण है। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा एप्पल मिशन के अंतर्गत सेब के बागान लगाने वाले किसानों को 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जिससे राज्य में बागवानी को एक नई दिशा मिल रही है। इस अवसर पर सीएम धामी ने स्थानीय निवासियों और युवा साथियों से मुलाकात कर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे विकास परक और जन कल्याणकारी कार्यों पर उनका अमूल्य फीडबैक भी प्राप्त किया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा के दौरान हो रहे हेलीकॉप्टर हादसों पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि हर साल हादसे क्यों हो रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। कोर्ट ने चार धाम हेलीकॉप्टर सेवाओं की सुरक्षा को लेकर ठोस नीति बनाने के निर्देश दिए हैं और कोर्ट ने कहा कि केदार घाटी जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम तेजी से बदलता है और ऐसे में एविएशन कंपनियों को मौसम और कोहरे की पूरी जानकारी होना अनिवार्य है। राज्य सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए चार धाम रूट पर हेलीकॉप्टर सेवाएं फिलहाल अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। तो वहीं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जीआरपी ने बड़ा सघन चेकिंग ऑपरेशन चलाया। राष्ट्रपति के उत्तराखंड दौरे के दौरान हरिद्वार जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन पर सुरक्षा के मद्देनजर ये कड़ी कार्रवाई की गई है। एसपी जीआरपी तृप्ति भट्ट के निर्देश और सीओ स्वप्निल मुयाल की अगुवाई में बीडीएस टीम, स्वान दल और आरपीएफ के साथ स्टेशन के हर कोने की गहन जांच पड़ताल की गई है। स्टेशन परिसर से लेकर ट्रेनों तक संदिग्धों की पहचान और सत्यापन की कार्रवाई हुई। चेकिंग के दौरान रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की तलाश के साथ साथ बेतरतीब खड़ी गाड़ियों और बिना कारण स्टेशन पर मौजूद लोगों और अव्यवस्थित वाहनों पर भी
सख्त कार्रवाई हुई। इस दौरान करीब 100 सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पूरे स्टेशन को खंगाला गया और कोटपा और पुलिस एक्ट के तहत कुल 18 चालान काटे गए। एसपी जीआरपी महोदया के निर्देशानुसार लगातार रेलवे स्टेशन की चेकिंग की जाती है और इस समय क्योंकि राष्ट्रपति महोदया का देहरादून भ्रमण चल रहा है और संवेदनशीलता बहुत बड़ी हुई है, हमने नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ़ टीम्स जो चेकिंग की थी वो बढ़ा दी हैं। बीडीएस की टीम, डॉग स्क्वाड, आरपीएफ कंबाइंडली लगातार रेलवे स्टेशन पे चेकिंग कर रही हैं और लोगों को अवेयर कर रही हैं रेलवे स्टेशन में होने वाले खतरों के बारे में। जैसे कि अगर कोई लावारिस वस्तु आपको मिलती है तो उसके बारे में तुरंत जीआरपी के फोर्स को बताया जाए, किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा कोई भी खाने पीने की चीज़ ना ली जाए। साथ ही हम लोग लगातार सीसीटीवी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और संदिग्ध लोगों की चेकिंग फिस्किंग कर रहे हैं। कार्यालय में लोगों की सुविधा के लिए नई पहल की गई है और आपको बता दें ईआरटीओ प्रशासन निखिल शर्मा की ओर से यह टोकन व्यवस्था लागू की गई है। इससे लोग इधर उधर नहीं भटकेंगे, लोगों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। यहां वेटिंग रूम में लगी स्क्रीन में टोकन नंबर डिस्प्ले हो जाता है और इसके बाद लोग आसानी से अपना काम करवा रहे हैं। और इस बार आरटीओ विभाग की तरफ से एक सिक्योरिटी आरटीओ कार्यालय के गेट पर तैनात किया गया है जो कार्यालय में आने वाले सभी लोगों की जांच करेंगे और इस दौरान ये पता लगाया जाएगा कि कौन आरटीओ कार्यालय में अपना काम करवाने आया है। और खास बात यह है कि टोकन सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर एआरटीओ निखिल शर्मा ने खुद ही तैयार किया है। देखिए, यहाँ पे ये प्राय पहले देखा गया था कि लोग जब ऑफिस आते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें किस खिड़की पे जाना है, जो भी उनका पर्टिकुलर काम है उसके लिए। तो एक हमने इन हाउस एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया कि उनको हम टोकन जनरेट करेंगे, जैसे कि बहुत सारे संस्थाओं में ऐसा होता भी है। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे एक इनिशिएट किया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति आता है तो हमारे वेटिंग हॉल में वहाँ पे जो हमारे कर्मचारी बैठे हैं वो उनको एक टोकन जनरेट करके देते हैं और उसके बाद वो व्यक्ति वहीं वेटिंग हॉल में ही अपने टर्न का इंतज़ार करते हैं। सामने हमारे एक स्क्रीन लगी हुई है, उसमें जिस भी उनका नाम जब डिस्प्ले हो जाता है उनके नाम के आगे एक विंडो नंबर डिस्प्ले हो जाती है। तो उनको जैसे ही इनका नाम डिस्प्ले होता है उन्हें पता चल जाता है हमें इस विंडो पे अपना काम कराने के लिए जाना है। तो उसी समय जाते हैं, उसी समय उनका काम हो जाता है। नहीं, आरटी ऑफिस में पहले भी आया हूँ, पर पहले काफ़ी समस्या होती थी। अभी मैं इस बार आया तो एक तो बहुत अच्छी चीज़ थी कि ज़्यादातर चीज़ें मुझे ऑनलाइन मैंने सारा कुछ कर दिया था अपडेट। फिर यहाँ आया, यहाँ मैं टोकन के लिए गया। बेस्ट चीज़ वहाँ ये लगी कि उन्होंने एक टैब ओपन करके एक वीडियो दिखाई, वो बहुत अच्छी चीज़ थी। ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए, जो भी सारी चीज़ें थी। उसके बाद बहुत इजी एक्सेस था। मैं मैंने यहाँ पे दिखाया, उन्होंने बोला आपका नंबर आएगा, आप आ जाइएगा। फिर उन्होंने बताया कि मेरा मतलब अगर मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ थी तो उन्होंने बताया गड़बड़ है, आप बैठ के उसको अपलोड कर लीजिए और फिर देन दिखा दीजिए। तो मतलब काफ़ी इजी एक्सेस मुझे लगा। मतलब जो पहले ये था कि बीच में एजेंट होते थे, बाकी सारी चीज़ें थी, इस बार मुझे वो कुछ महसूस नहीं हुई। मुझे लगा कि मतलब मैं खुद से भी सारी चीज़ें कर सकता हूँ, मतलब मुझे किसी की थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है। तो वहीं चक्राता के जौनासर बावर क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों को अब भी उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। क्षेत्र में संचालित कई सरकारी विद्यालयों, विशेषकर आश्रम पद्धति विद्यालयों और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में इन छात्रों को प्रवेश में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय समाज सेवी और जनजातीय प्रतिनिधि लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर शासन प्रशासन के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। जौनसार बाबर में जो अनुसूचित जाति के लोग रह रहे हैं, एक अनुसूचित जाति का बहुत बड़ा समुदाय यहाँ निवास करता है। लगभग 42% लोग जो है 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे जौनसार बाबर में निवास करते हैं। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि अभी एकलव्य स्कूल का मामला ले लीजिए, आश्रम पद्धति का मामला ले लीजिए, ऊपर आरटीआई का मामला ले लीजिए, चक्रात में यहाँ पर जो है अनुसूचित जाति के बच्चों के एडमिशन नहीं दिए जा रहे हैं। स्पष्ट तौर पे इस जो इनकी विज्ञप्ति निकली है उस पर लिखा है कि केवल जनजाति के बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। अब इस चीज़ से तो हमारे बच्चे कभी शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे।
जो संवैधानिक अधिकार हमें प्राप्त है, संविधान के अनुसार जो आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति के लोगों को मिलना चाहिए, वो हमें तो 78 वर्षों से हम लोग इस मामले को लेकर के सरकार के संज्ञान में भी हमने लाया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी तक हम ज्ञापन देने गए थे और जनजातीय आयोग के जो अध्यक्ष है मूरत राम शर्मा जी, उनको भी हमने ज्ञापन दिया था, लेकिन तब से लेके आज तक इसमें कोई भी सुधार देखने को नहीं मिला है। इस वर्ष का जो 24-25 का जो सत्र है वो प्रारंभ हो चुका है, आप देख भी रहे हैं, और आजकल प्रवेश भी जारी है। तो जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, अगर आप बात करते हैं मानकों की या आर्थिक स्थिति की, तो जौनसार बावर के अंदर अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमजोर है। तो वहीं उत्तराखंड में मानसून के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की घटनाएं भी दस्तक देती हैं, जिन्हें रोकने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग मानसून सीजन से पहले तैयारियां करता है, लेकिन हर साल कई घटनाएं सामने आती हैं जिसमें लैंडस्लाइड के कारण जान और माल दोनों का नुकसान होता है। इन आपदाओं से बचाव के लिए दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही रहती है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड में हर साल सैकड़ों आपदाएं आती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा आपदा मानसून सीजन में देखने को मिलती है, जिसके कारण जान और माल दोनों का नुकसान होता है। हालांकि मानसून सीजन से पहले राज्य आपदा प्रबंधन विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर मानसून सीजन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयारी करता है, लेकिन प्रकृति के सामने सभी तैयारियां नाकाफी साबित होती हैं और हर साल आपदाओं के कारण कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। वहीं स्थानीय निवासियों की जिंदगी भर की कमाई भी आपदा की भेंट चढ़ जाती है। मानसून के समय चारधाम यात्रा के दौरान कई श्रद्धालु आपदा का शिकार हो जाते हैं। खराब मौसम होने पर भी यात्रा रोकी नहीं जाती, जिसका खामियाजा श्रद्धालुओं को अपनी जान देकर भुगतना पड़ता है। तो नाव कास्ट में अगर लग रहा है कि कहीं पे ज़्यादा एक्टिविटी होने वाली है, हो रही है, तो उसमें हम लोग जो है SMS के थ्रू जो है एक कैप जो है जो किया गया है। कैप का मतलब आप कहोगे कि कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल। तो NDMA ने इसको डेवलप किया है। तो एरिया स्पेसिफिक के लिए रहेगा। मान लीजिए कि जो हमको हैवी रेन या इंटेंस स्पेल है, उसके एक्सपेक्टेशन की देहरादून मसूरी में वो होने वाली है, तो उसी एरिया को पॉलीगन बना के उस एरिया का, तो उस एरिया के लिए वो जाएगा और जो लोग वहाँ पर होंगे उनको वो SMS मिलेगा। तो जब लोगों को इस तरह के SMS मिलते हैं तो उनको चाहिए कि थोड़ा वो जो है धैर्य रखें और जहाँ पे सेफ जगह वहाँ थोड़ी देर रुकें, और जब आगे दिख रहा कि हाँ अब मौसम क्लियर हो गया फिर आगे बढ़ सकते हैं। उत्तराखंड के सभी लैंडस्लाइड जोन में हो रहे हादसे राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के दावों को खोखला साबित करता है। ताजा मामला 3 दिन पहले का है, जब केदारनाथ पैदल मार्ग में बारिश के पानी के साथ बोल्डर गिरने की घटना सामने आई थी, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जबकि एक श्रद्धालु लापता बताया गया। इसके साथ ही 2 श्रद्धालु घायल भी हुए थे। वहीं मानसून भी अब उत्तराखंड की दहलीज पर खड़ा है और इस दौरान आने वाली आपदाओं का खतरा भी बढ़ गया है। इस साल भी आपदा प्रबंधन विभाग तैयारी पूरी होने के दावे कर रहा है। विगत वर्षों में हमारी ULMMC की टीम गई थी, उसने लैंडस्लाइड जोन्स छांटे थे। तो जो भी लैंडस्लाइड जोन्स थे उसमें से मैक्सिमम में काम पूरा हो गया है। कुछ में वित्तीय स्वीकृति का कार्रवाई चल रही है, कई विभाग इन्वॉल्व है उसमें हैं, और कुछ में काम चल रहा है। और जहाँ पे केदारनाथ जी का बता रहे हैं वो लैंडस्लाइड जोन नहीं था, पत्थर कई जगह गिरते हैं। जब बरसात होती है तो पहाड़ों में पत्थर लगातार शूटिंग स्टोन आते रहते हैं। तो उसमें लोगों से हम यही अनुरोध करेंगे कि जब बरसात हो रही हो, वर्षा के दौरान यात्रा करने से बचें। जब बरसात रुकेगी पत्थर गिरना बंद हो जाएगा, आप अपनी यात्रा से सुचारू करें ताकि किसी प्रकार की परेशानी से बचें। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है, तो वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन, भूस्खलन और ग्लेशियर झील के फटने से होने वाली बाढ़ जैसी आपदा स्थितियों में भी बढ़ोतरी हुई है। इन आपदाओं के कारण हर वर्ष जानमाल की भारी हानि होती है, लेकिन सवाल जस का तस है कि आपदा के दौरान जनहानि को कैसे कम किया जाए, जबकि आपदा प्रबंधन विभाग मानसून के दौरान तैयारी में लगा रहा है। देहरादून से संवाददाता हिमांशु बरमोला की रिपोर्ट।
उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है। इसके बाद प्रदेश भर में झमाझम बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। देहरादून समेत पर्वतीय जिलों में देर रात से कहीं न कहीं रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो कहीं घने बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में पूरे प्रदेश में मानसून पहुंच जाएगा और इसके बाद प्रदेश में मानसून की बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई है। देहरादून, टिहरी, नैनीताल और चंपावत जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों के अधिकांश हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार को पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और आकाश से बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि ऐसे स्थान पर रहने वाले लोग सतर्क रहें। जन उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।